आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था को हम मुस्लिम कालीन शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मुस्लिम कालीन शिक्षा, तो मुस्लिम काल में दी जाने वाली शिक्षा को मुस्लिम कालीन शिक्षा कहते हैं। मुस्लिम सभ्यता संस्कृति के अनुसार दी जाने वाली शिक्षा को ही मुस्लिम शिक्षा कहते हैं। तो जो उस समय शिक्षा व्यवस्था थी, जो मुस्लिम काल था, तो उनके अनुसार जो भी शिक्षा दी जाती थी उसको मुस्लिम शिक्षा नाम दे दिया, मुस्लिम कालीन शिक्षा। तो इनके उद्देश्य थे, जैसा कि हमने वैदिक काल और बौद्ध काल में भी उनके शिक्षा के उद्देश्य पढ़े थे, तो इसी तरीके से मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के भी अपने कुछ उद्देश्य थे। जैसा कि पहला उद्देश्य है इस्लाम धर्म का प्रचार व प्रसार करना। तो इस शिक्षा का मेन उद्देश्य था कि जो इस्लाम धर्म है उसका प्रचार व प्रसार होना चाहिए। दूसरा उद्देश्य है सांसारिक व भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। दूसरा उद्देश्य इसका ये भी था कि जो संसार के जो भी सुख हैं, भौतिक जो भी सुख लिए जा सकते हैं, उनकी प्राप्ति करना। ऐसी शिक्षा उनको दी जाए जिससे कि वो संसार के सुखों को प्राप्त कर सकें। पहला उद्देश्य था प्रचार प्रसार करना अपने धर्म का, इस्लाम धर्म का। दूसरा था सांसारिक व भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। और आपका तीसरा उद्देश्य ज्ञान के प्रकाश का विस्तार। जो भी ज्ञान मिले तो उस ज्ञान को फैलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज्ञान को बांटो। तो ये भी उस समय उस शिक्षा का उद्देश्य था कि जो ज्ञान तुमने हासिल किया है उस ज्ञान को तुम्हें दूसरे तक पहुंचाना है। तो ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करना। तो ज्ञान का जितना हो सके विस्तार कीजिए। आगे है राजनैतिक व सामाजिक उद्देश्य। तो उस समय जो शिक्षा थी उसका ये भी उद्देश्य था कि राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से भी उनके उद्देश्य थे। आगे देखते हैं विशेषताएं। तो अब हम मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। पहली इसकी विशेषता है शिक्षा मौखिक एवं व्यक्तिगत थी। जो शिक्षा थी वो मौखिक एवं व्यक्तिगत थी। जैसा कि बौद्ध काल में और वैदिक काल में भी था कि शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी और व्यक्तिगत हर बच्चे पर ध्यान दिया जाता था। निःशुल्क शिक्षा का प्रचलन था, जो कि हमने पहले भी दो शिक्षा व्यवस्था में हम पढ़ चुके हैं, वैदिक काल और बौद्ध काल में। शिक्षा व्यवस्था राज्य का संरक्षण। तो शिक्षा व्यवस्था पर राज्य का संरक्षण था, ये इसकी एक विशेषता है। चौथा पॉइंट है शिक्षा की प्रारंभिक आयु वर्ग के अनुरूप थी। जो शिक्षा की प्रारंभिक आयु थी वो वर्ग के अनुरूप डिसाइड होती थी, वर्ग के अनुसार ही उसको डिसाइड किया जाता था। आगे है परंपरागत विधियों से शिक्षण। जो विधियां थी वो परंपरागत थी, कोई भी नई विधि नहीं थी। जो विधियां प्रचलन में चली रही थी उन्हीं विधियों से शिक्षण कार्य कराया जाता था। माध्यम था अरबी भाषा। वैदिक काल में माध्यम क्या था? वैदिक काल में माध्यम था संस्कृत भाषा। और हमने बौद्ध काल में माध्यम क्या पढ़ा था शिक्षा का? पाली भाषा और जन भाषाएं। तो यहाँ पर आपकी दो भाषाएं हैं, अरबी भाषा प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, और जो फारसी भाषा में दी जाती थी वो उच्चतर शिक्षा दी जाती थी। आगे नेक्स्ट पॉइंट है आध्यात्मिक मूल्यों के स्थान पर मानवीय मूल्यों को महत्व दिया जाता था। तो यहाँ पर आध्यात्मिक मूल्यों के स्थान पर मानवीय मूल्यों को महत्व दिया गया था। आगे देखते हैं स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा अत्यंत व्यापक न था। जो स्त्री शिक्षा थी वो अत्यंत व्यापक नहीं थी। यहाँ पर कोई ज़्यादा खास प्रोत्साहन नहीं दिया गया था स्त्री शिक्षा को, ये व्यापक रूप से नहीं फैली थी। मकतब और मदरसों में स्त्रियों के लिए नृत्य, संगीत, सिलाई, बुनाई, मखमल, बढ़ई, सुनार, लोहाय का कार्य, ये सब जो कार्य दिए रखे हैं इसमें, ये सब मकतब में या मदरसों में स्त्रियों के लिए व्यवस्था की गई थी कि वो नृत्य संगीत सीख सकें, सिलाई बुनाई का काम कर सकें। ये सारी व्यवस्था स्त्रियों के लिए थी उस काल में। आगे अब है व्यावसायिक शिक्षा। तो व्यावसायिक शिक्षा में आप देखिए ललित कला, हस्तकला, चित्रकला, आभूषण व रथ बनाना, ये सब व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सैनिक शिक्षा। सैनिक शिक्षा भी यहाँ पर दी जाती थी, उनको प्रशिक्षण दिया जाता था सैनिक शिक्षा का। आगे है ये एक अलग पॉइंट है, बौद्ध काल और वैदिक काल से ये एक अलग पॉइंट है। यहाँ पर सैनिक शिक्षा भी पाठ्यक्रम में शामिल थी। आगे शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो किस तरीके से थी? देखिए यहाँ पे एक है आपके मकतब और दूसरा है मदरसा।
मकतब, मकतब जो शब्द है वो कुतुब से बना है, जिसका अर्थ है उसने लिखा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था थी उसमें शिक्षा के केंद्र क्या हुआ करते थे, तो उसका आंसर होगा मकतब या मदरसा। दोनों ही शिक्षा के केंद्र थे। अब मकतब प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था और मदरसा उच्च शिक्षा से संबंधित था। तो ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो मकतब का अर्थ है वो भी किस शब्द से लिया गया है, कुतुब शब्द से बना है, और उसका जो मेन जो अर्थ निकलता है वो है उसने लिखा। तो ये दो तरीके के आपके केंद्र हो गए शिक्षा के, जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। आगे देखिए, प्रवेश की आयु। प्रवेश की आयु 4 से 5 वर्ष में, 4 से 5 वर्ष के बीच में प्रवेश की आयु थी कि प्रारंभिक आयु, प्रारंभिक शिक्षा शुरू होने की जो आयु थी वो 4 से 5 वर्ष के बीच में थी। और ये जो शुरू होने के लिए जो संस्कार किया जाता था उसका नाम है बिस्मिल्लाह संस्कार। बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था बच्चे का, जिससे उसका प्रवेश प्रारंभ हो जाता, प्रारंभिक शिक्षा शुरू हो जाती थी। और ये इसके लिए फिक्स एज है जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था। ये बहुत याद रखने वाला पॉइंट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि जो मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था थी उसमें बच्चे का जो बिस्मिल्लाह संस्कार होता था उसकी आयु क्या है, तो आंसर है 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। ये एक अलग तरीके की आयु है, बहुत फिक्स कर रखी है कि इतने साल इतने माह और इतने ही दिन का बच्चा होगा तभी उसका बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये पूछा जाता है, ये याद रखने योग्य क्वेश्चन है। आगे देखिए, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जो है मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था का, उसमें लिखना, पढ़ना और गणना करना। दूसरा है नैतिक शिक्षा, मोरल वैल्यूज सिखाए जाते थे। लिखना, पढ़ना और गणित लगाना, हिसाब किताब लगाने के साथ साथ उनको मोरल वैल्यूज भी सिखाए जाते थे। कुरान का अध्ययन, जो उनका धार्मिक ग्रंथ था वो उसका अध्ययन कराया जाता था। और व्यवहारिक ज्ञान, जो व्यवहारिक ज्ञान, जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज उनको ज़रूरी थी समाज में रहने के लिए, वो व्यवहारिक ज्ञान उनको दिया जाता था। तो ये तो पाठ्यक्रम हो गया मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था का। आगे देखते हैं शिक्षण विधि। शिक्षण विधि मौखिक थी, जैसा कि आपने पढ़ा है उसमें बौद्ध काल में और वैदिक काल में, तो दोनों में ही जो शिक्षण विधि थी वो मौखिक थी। तो यहाँ पर भी शिक्षण विधि मौखिक थी। रटने पर जोर था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वो कौन सा काल था जिसमें रटने पर जोर था। रटंत विद्या किस में थी, रटने की प्रणाली किस में चलती थी, किस में बच्चों को रटने पर फोकस किया जाता था, तो वो आपका आंसर होगा मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था। ना तो ये बौद्ध काल में था, ना ये वैदिक काल में था, ये मुस्लिम काल में था, इसलिए ये क्वेश्चन अलग है, ये बार बार पूछा जाता है। व्याख्यान विधि से शिक्षण किया जाता था। आगे देखिए, शिक्षण समय व शिक्षण सत्र। जो शिक्षण समय व शिक्षण सत्र, तो प्रारंभिक शिक्षा प्रातः से अपराह्न, जो प्रारंभिक शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा चलती थी बच्चों की, वो सुबह से लेके अपराह्न तक चलती थी और दोपहर तक। और जो उच्च स्तर पे जो शिक्षा दी जाती थी, शिक्षण कार्य चलता था, वो सुबह से लेके शाम तक चलता था। तो ये शिक्षण का समय व सत्र आप इसके अंदर डाल सकते हैं। आगे देखिए, कोई भी परीक्षा प्रणाली विकसित नहीं थी, ये भी परीक्षा विहीन थी। यहाँ भी कोई परीक्षा प्रणाली नहीं थी, जैसे कि वैदिक काल और बौद्ध काल में नहीं थी, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी कोई परीक्षा प्रणाली नहीं थी। तो आगे देखिए, गुरु शिष्य संबंध। तो गुरु शिष्य जो संबंध थे वो मधुर व स्नेहपूर्ण थे। बौद्ध काल में भी गुरु शिष्य के संबंध अच्छे थे और वैदिक काल में भी गुरु शिष्य के संबंध अच्छे थे, और यहाँ मध्य काल में भी गुरु और शिष्य के जो संबंध थे वो स्नेहपूर्ण थे। आगे देखिए, छात्र अनुशासित होते थे, उद्दंड बच्चों के प्रति ही सख्ती बरती जाती थी। ये अनुशासन के अंदर आएगा ये पॉइंट। जो छात्र अनुशासित होते थे उनसे तो कुछ कहना ही नहीं है, बल्कि जो थोड़े शरारती टाइप के बच्चे होते थे उनके लिए थोड़ी सख्ती बरती जाती थी। ये इस तरीके से वहाँ पे अनुशासन की व्यवस्था थी। आगे देखिए, समीक्षा। तो समीक्षा में हम देखेंगे कि इस्लामी शिक्षा गहन धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित थी, जिसमें व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता था। तो बाकी सब तो ठीक है, बट यहाँ पर क्या था कि ये धार्मिक सिद्धांतों पर ज़्यादा बेस थी। इसमें धर्म के प्रति उसका प्रचार प्रसार करना, उसको लोगों तक पहुँचाना और उसके अध्ययन पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। बाकी जैसे कि और शिक्षा प्रणाली में हमने पढ़ा, वैदिक शिक्षा प्रणाली में, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में, कि जो व्यक्तित्व का पूरा सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उसी तरीके से इसमें भी बालक का हर तरीके से बहुमुखी विकास पर जोर दिया गया था। तो आज का ये हमारा टॉपिक था
मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली, और इससे पहले हमने बौद्ध काल का अध्ययन किया था और वैदिक काल का अध्ययन किया था। इन नोट्स में जितने भी हमने अभी तक जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो मोस्टली सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो आप इन्हें याद रखिएगा और आगे की जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक शिक्षा। थैंक यू।